हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना फिर से हाजिर हूँ अपना चैप्टर 2 पार्ट 2 लेकर। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। तो इसमें जो होने वाला है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेथड्स। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है उसमें वो है ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ऑब्जर्वेशन क्या होती है? अगर हम किसी चीज़ को नोटिस करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, वो ऑब्जर्वेशन कहलाती है। और अगर हम किसी भी चीज़ को अगर हम सिर्फ सी करते हैं, मतलब कि उसको सिर्फ देखते हैं, दैट इज़ नॉट ऑब्जर्वेशन। ओके। तो अगर हम इस मेथड की बात की जाए तो हम नेचुरल सेटिंग के अंदर या लैब सेटिंग के अंदर इस मतलब कि ऑब्जर्वेशन मेथड को अंजाम देते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन डे टू डे लाइफ की और इस मेथड की डिफरेंट होती है। ऑब्जर्वेशन होता है कि हम किसी चीज़ को नोटिस करें, और डे टू डे लाइफ में क्या होता है कि हम किसी चीज़ को सिर्फ देख रहे हैं। तो हम जिस चीज़ को सिर्फ देखते हैं उसको हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो हमें याद रहती है। अब इसके अंदर क्या आता है कि हमें ये सिलेक्ट करना होता है कि हमें क्या ऑब्जर्व करना है। सबसे पहली चीज़ कि हमने सिलेक्शन करना है कि हमें किस चीज़ को ऑब्जर्व करना है। पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व करना है, या कोई डिजास्टर है उसको ऑब्जर्व करना है, कोई डायग्नोज कर रहे हैं हम किसी डिसऑर्डर को, तो उसके बारे में छोटे छोटे डिटेल्स को ऑब्जर्व करना है। क्या हमें ऑब्जर्व करना है? ठीक है, किसी पेशेंट को करना है, किस चीज़ के बारे में करना है। नेक्स्ट हमारा जो इसमें आता है वो होता है रिकॉर्डिंग, कि हमने डिटेल में रिकॉर्डिंग करनी है। वो वीडियो के थ्रू भी हो सकती है और वो हो सकती है किसी फोटोज के थ्रू भी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है एनालिसिस ऑफ डेटा, कि हमने वीडियोस भी बना ली, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब उसको हमने एनालिसिस करना है उसका, कि उसका एनालाइज करके हमने एक कंक्लूजन पे पहुंचना है। ठीक है। अब जो ऑब्जर्वेशन होती है वो कितनी टाइप की होती है। अब हमने इसको मतलब कि अलग अलग इसको हमने दो तीन टाइप से बांटा हुआ है। तो फर्स्ट जो हमने बांटा हुआ है वो आता है नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है। नेचुरलिस्टिक होती है कि हमने रियल लाइफ में हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब हम उसको मतलब कि किसी भी तरह से उसको मतलब अफेक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ हम उसको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये होता है नेचुरल सेटिंग में नेचुरल मेथड के थ्रू ऑब्जर्व करना। जैसे कि मान लो अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम किसी पेशेंट को देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको, हम उसको मतलब कि कंट्रोल करने की या किसी भी चीज़ से उसको प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। ओके, कि हमने रियल लाइफ में किसी को ऑब्जर्व किया, किसी स्टूडेंट को हम स्कूल में ऑब्जर्व कर सकते हैं जाके। नेक्स्ट आती है हमारी कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होती है कि लैब सेटिंग के अंदर हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में, लैब सेटिंग में क्या होता है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल्ड वे में हमने लैब सेटिंग के अंदर हमने ऑब्जर्व करना है। मतलब हमने किसी को पहले से ही बता दिया कि हमने इस एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया है, हमने उसको वहाँ पे लैब में जाके बैठा दिया। अब हम उसकी जो मेंटल कंडीशन है या फिर हम उसकी कोई हॉबीज हैं, वो क्या कर रहा है उस वक्त, या उस पर कोई एक्सपेरिमेंट किया है, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन करेंगे कहाँ पे? लेबोरेटरी में। ओके, दैट इज कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। ओके, कि हमने कंट्रोल करा हुआ है उसको एक तरह से, मतलब बाकी सारी कंडीशंस हैं जैसे कि ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, बाकी सारी चीज़ों को भी हमने इसमें कंट्रोल करके रखा हुआ है, कि हमने सब कुछ अपने अकॉर्डिंग डाला हुआ है लेबोरेटरी में। ओके, उस कंडीशन में हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है नॉन पार्टिसिपेंट एंड वर्सेस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो नॉन पार्टिसिपेंट होता है कि हमने किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना, हमने डायरेक्ट उसको दूर से ऑब्जर्व करना है। ठीक है। जैसे कि अगर हम किसी ग्रुप की बात की जाए, मान लो कि कोई क्लब है चल रहा है, अगर हम उसके बारे में कोई मतलब रिसर्च करना चाहते हैं तो हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको दूर से मतलब कि उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब उस क्लब में हम मेंबर नहीं बन रहे हैं, सिर्फ दूर से मतलब उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम उनको प्रभावित नहीं कर रहे। नेक्स्ट जो आता है हमारा आता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट में जो हमारा आता है वो आता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मतलब कि हम किसी ग्रुप के, किसी मतलब क्लब के हम मेंबर बन जाते हैं और फिर उस ग्रुप को हम ऑब्जर्व करते हैं, मतलब उसका एक पार्ट बन के हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो मेथड आता है वो आता है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है। इन दिस वी स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ वेरिएबल्स
इन कंट्रोल्ड सेटिंग। एक्सपेरिमेंटल मेथड में जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी लैब में, ठीक है, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि किसी हमने कंट्रोल्ड कंडीशन में, कंट्रोल कंडीशन कब होती है, लैब सेटिंग वाली, ठीक है। हम इसमें स्टडी करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कि किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप कहोगे कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल कोई भी स्टिमुलस हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में तब हम बात करते हैं, किसी सिचुएशन के बारे में हम बात कर सकते हैं, तो वो वेरिएबल होता है। तो चाय पीने का एक स्टूडेंट पे क्या असर पड़ेगा। चाय पीने से नींद भाग जाती है, तो चाय पीना हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है, कि हम चाय एक वेरिएबल नहीं है, लेकिन चाय को हम ड्रिंक कर रहे पी रहे हैं, वो हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है। उससे नींद भाग जाती है, नींद हमारा दूसरा वेरिएबल है। तो चाय की हम क्वांटिटी को इसमें मतलब कि क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं उसको, हम उसको बढ़ा या घटा सकते हैं कि इतनी चाय पीने से इतनी देर हमें नींद नहीं आती, ठीक है। तो हम जो चाय है वो हमारा हो गया इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा, लेकिन हम उसमें कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रभाव डाल रही है किस पे, हमारी नींद पर। तो स्लीप इसमें हो गया क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमने इसमें क्या पढ़ा है, दो टाइप ऑफ वेरिएबल्स पढ़े हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर, एक इंडिपेंडेंट एंड अदर इज डिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंट जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है किसी चीज का, हम उसमें मतलब क्वांटिटी को उसको बढ़ाया घटा सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा जिस पर प्रभाव पड़ रहा है दैट इज डिपेंडेंट। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि एक मतलब कि पर्सन है, वो जॉब करता है, तो उसकी सैलरी बढ़ने का या घटने का उसकी जॉब पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सैलरी इसमें हमारा हो गया इंडिपेंडेंट, ठीक है, कि सैलरी बढ़ रही है या घट रही है उस पर उसकी जॉब का, कि उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन का क्या प्रभाव, उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन पर क्या प्रभाव डाल रही है। जॉब सेटिस्फेक्शन हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इसके अलावा एक होता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ये ज़्यादातर हम यूज़ नहीं करते या फिर हम इसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं। इसके बारे में बहुत थोड़ा सा होता है कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप देख रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हैं कि इसके कारण ऐसा हो रहा है, तो हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की कॉज एंड इफेक्ट को हम देख रहे हैं। तो उसमें के अंदर कौन कौन सी जो कंडीशंस होती है, जैसे टेम्परेचर क्या रहेगा, ह्यूमिडिटी कितनी है, उन सब का क्या प्रभाव रहेगा, दैट इज एक्सट्रेनियस वेरिएबल। एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो हमारा होता है वो होता है नेचुरल वेरिएबल, इस पर किसी का जोर नहीं होता। तो हम अगर इसको कंट्रोल्ड कंडीशन, हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हम इसको लैब सेटिंग में कर सकते हैं, उससे बाहर हम नहीं कर सकते। तो जनरली हम कभी देखते नहीं है किसी एक्सपेरिमेंट या रिसर्च के अंदर कि हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल को काउंट कर रहे हो, लेकिन इसके भी इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। बाकी जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले तो सीजन का किसी भी रिसर्च पे प्रभाव पड़ सकता है। अगर हम किसी भी मतलब फसल के बारे में देख रहे हैं कि ये कैसे कैसे मतलब कि उपज रही है, कैसे कैसे कितना बढ़ रही है, तो उसमें हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल को नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव बहुत होता है, ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल और सीजन से रिलेटेड हो सकता है, ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या होता है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल इंटर रिलेटेड होते हैं, इसको हम अलग अलग करके किसी भी एक्सपेरिमेंट या रिसर्च को हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक के बिना दूसरा भी अधूरा है, ठीक है, तो एक के बिना दूसरे को नहीं समझा जा सकता। अगर हम सिर्फ जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करें तो क्या हम सैलरी को उससे कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि एक्सपेरिमेंट जो होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, इसमें इंक्लूड होते हैं दो टाइप्स ऑफ ग्रुप। फर्स्ट होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, नेक्स्ट होता है हमारा कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर क्या होता है कि जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल का जो प्रोसीजर होता है हम उसको बता देते हैं, उस ग्रुप को हम बता देते हैं कि ये हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है, ठीक है, लेकिन जो टेस्ट वेरिएबल रहेगा हम उनको बता देंगे। और जो कंट्रोल ग्रुप होते हैं हम उनको पहले से नहीं बताते कि हम किस चीज के बारे में
एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम उनको हाइड करके रखते हैं। हम सिर्फ इतना बताएंगे हाँ भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसको नहीं बताएंगे किस चीज़ के ऊपर हो रहा है, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम उनको नहीं बताते। ठीक है, तो ये अनबायस्ड होता है जो कंट्रोल ग्रुप होता है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हमारा बायस्ड होता है। अब लिमिटेशन क्या होती है एक्सपेरिमेंटल जो मेथड होता है उसकी, इसमें क्या होता है कि हमें हमेशा रियल सिचुएशन में हमेशा ये अप्लाई नहीं होता। जैसे कि मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर हुई है, हम उसका कॉज एंड इफेक्ट देखना चाहते हैं कि लोगों पर क्या पड़ा है, तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि हम लेबोरेटरी में नेचुरल डिजास्टर करके तो नहीं देख सकते, है ना। तो इसमें क्या होता है कि लो एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है कि हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं होता। हम लैब में इसको प्रूफ नहीं कर सकते, इस चीज़ को हम नहीं दिखा सकते हैं, हम इसको नहीं एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे लैब में। और एक ये होता है कि हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि एक्सपेरिमेंटल मेथड हमेशा हर जगह यूज़ हो, हर सिचुएशन में हम उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, अब मान लो कि अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि स्टडी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों पर, तो ज़रूरी अब मेरे को एक्सपेरिमेंटल मेथड की यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, है कि नहीं। कि हम लैब में तो नहीं चेक करेंगे कि बच्चा कितनी स्टडी कर रहा है, कितना वो कर रहा है। हाँ, सर्टेन टेस्ट होता है तो लेकिन वो नेचुरल नहीं कहलाएगा फिर। ठीक है, तो हर सिचुएशन में ही फिट नहीं बैठता। इसका मतलब कि इसमें लो फेजिबिलिटी होती है, मतलब कि हर सिचुएशन में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सा हमारा एक्सटर्नल वेरिएबल है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल है जो इसमें हमें मतलब कि बीच में इफेक्ट कर रहा है, उसको पहचानना और उसको कंट्रोल करना एक्सपेरिमेंटल मेथड की लिमिटेशन है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई करने में ही मतलब कि बहुत टाइम चला जाएगा। दूसरा कि हम उसको आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है फील्ड एक्सपेरिमेंट और वर्सेस क्वासी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये हम जो पढ़ रहे हैं ये हम एक्सपेरिमेंटल मेथड की पार्ट पढ़ रहे हैं। हमने फर्स्ट पढ़ा इसमें हमने दो ग्रुप के बारे में बात की थी, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। ओके, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट और क्वासी एक्सपेरिमेंट के बारे में। फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है कि अगर एक रिसर्चर मतलब कि ये चाहता है कि उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो ज़्यादा ट्रू हो, मतलब एकदम एक्यूरेट हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उसको नेचुरल सेटिंग में ही वो करना पड़ेगा, उसको उस फील्ड पे उस जगह पे जाके वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ना कि वो हर चीज़ को लैब में उठा के ला सकता है और उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकता है। ठीक है, तो उसको नेचुरल सेटिंग में ही वो सब करना पड़ता है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हम लेबोरेटरी में नहीं कर सकते और उसके लिए हमें फील्ड पर जाना पड़ता है, उस जगह पर जाना पड़ता है, उसको हम कहते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट। इसमें हो सकता है कि स्कूल फॉर स्टूडेंट्स, पेशेंट, हॉस्पिटल के लिए पेशेंट हो गया, अगर हम मतलब पेशेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम पेशेंट के लिए हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। असाइलम फॉर मेंटल पेशेंट्स। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्वासी एक्सपेरिमेंट। क्वासी एक्सपेरिमेंट में क्या हो जाता है कि जो मतलब कि हम कंडीशंस ऐसी होती है हमारे उसमें कि हम उसको नाचो मतलब कि कहीं पे वो नहीं करके देख सकते, उसको मतलब दिखा नहीं सकते। जैसे कि हमने नेचुरल डिजास्टर की बात की है, जैसे कि हम एक अर्थक्वेक में जो बच्चे हैं उन्होंने अपने पेरेंट्स को लॉस्ट कर दिया, मतलब कि खो दिया है, हम उनको उनकी सिचुएशंस को हम वो करना चाहते हैं, मतलब कि ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उस पर रिसर्च करना चाहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम दोबारा नेचुरल डिजास्टर तो नहीं करा के देख सकते, है कि नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको कहते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंट। कि हम इसमें दो कंडीशंस हो सकते हैं कि एक तो हो सकती है कि हमने उन बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया या फिर उन बच्चों को से बातचीत करके एक एक्सपेरिमेंट किया है जिन बच्चों ने अर्थक्वेक में अपने पेरेंट्स को खोया है। ठीक है, मतलब पास्ट में इवेंट हो चुका है, लेकिन हम उस पर अभी बात करेंगे, उन बच्चों से बात करेंगे जो ये फील कर चुके हैं। ठीक है, और एक हो सकता है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑब्जर्व किया है, मतलब कि अर्थक्वेक को मतलब कि फील किया है, लेकिन उन्होंने अपने पेरेंट्स को लॉस्ट नहीं किया है, तो इसको हम कहते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप हो गए इस कंडीशन में, दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गए, एक जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है अर्थक्वेक में, दूसरा
जिन्होंने नहीं खोया है बट अर्थक्वेक को फील किया है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट जो हमारा कंट्रोल ग्रुप आ गया, जिन्होंने कंट्रोल ग्रुप हमारा हो गया जिन्होंने पेरेंट्स को लॉस नहीं किया अर्थक्वेक में, वो हमारा कंट्रोल ग्रुप हो गया। और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया वो हो गया जिन्होंने खोया है। अगर हम और किसी वर्ड्स में मतलब कि इन अदर्स वर्ड्स हम कहना चाहें तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हम रैंडमली किसी भी बंदे को, हम किसी भी पर्सन को सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो क्वासी एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। इसको हमने, इसमें कंडीशंस लगी होती हैं कि हमने ऐसे ही पर्सन को सिलेक्ट करना है जिन्होंने ये फील किया हो, ठीक है। और एक और चीज होती है कि हम इसमें इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है हम उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जैसे हम चाय कॉफी वगैरह को मैनिपुलेट कर पाते थे। इसमें हमारा जो नेचुरल डिजास्टर होता है जो उन्होंने फील किया, हम उसमें मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। एक चीज है कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। तो जो फील्ड एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था और एक्सपेंसिव था, क्योंकि हमें उस जगह पर जाना पड़ता था और वहाँ पे मतलब कि एक्सपेरिमेंट करना पड़ता था, और प्लस में नॉट कंट्रोलेबल था। और ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये भी हमारा नॉट कंट्रोलेबल है, बट इसमें हमारा कम पैसा लगता है, ठीक है। हमें फील्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं होती, हम ऐसे लोगों से टेलीफोनिक सर्वे के द्वारा या टेलीफोनिक इंटरव्यू के द्वारा, या फिर अगर कोई आना चाहता है तो उनसे, या फिर किसी को क्वेश्चन भेज के भी इन एक्सपेरिमेंट्स को किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है कोरिलेशनल रिसर्च, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा मेथड है, फर्स्ट हमारा कौन सा था, ऑब्जर्वेशन, सेकंड एक्सपेरिमेंटल, थर्ड इज कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च होती है कि जब हम किसी भी वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप देख रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट नहीं देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं रिलेशनशिप, ठीक है। कि अगर एक पर्सन की हाइट इतनी है बढ़ती है तो उसका मतलब वेट कितना बढ़ेगा, दैट इज कोरिलेशनल रिसर्च, ठीक है। इसमें हम स्टडी करते हैं बिटवीन वेरिएबल्स, तो हम उसको कंट्रोल या मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम सिर्फ इसमें रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स देखते हैं, ठीक है। कि जैसे कि एक और एग्जांपल है कि जितनी हम एक्सरसाइज करेंगे हमारी कैलोरीज उतनी ही ज़्यादा बर्न होगी, तो इसमें सीधे सीधे रिलेशनशिप हम देख रहे हैं, ठीक है। जो लिमिटेशन होती है कोरिलेशनल रिसर्च की वो होती है कि हम इसको सिर्फ क्वांटिटेटिव मेजर में इसको हम मेजर कर सकते हैं, हम इसको स्टडी कर सकते हैं सिर्फ क्वांटिटेटिव फॉर्म में, ठीक है। हम मतलब कि बिहेवियर जो होता है वेरिएबल्स का वो इसमें स्टडी नहीं करते हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल प्रेजेंट बाय ए नंबर कॉल्ड कोरिलेशनल कोफिशिएंट, तो जो दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप दिखाई जाती है वो होती है कोरिलेशनल कोफिशिएंट कहते हैं उसे। इसकी जो रेंज होती है कोरिलेशनल कोफिशिएंट की वो होती है +1 से लेके -1 तक, मतलब +1.0 से लेके -1 तक, ठीक है। अब 3 टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होते हैं, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड थर्ड वन इज 0, ठीक है। थर्ड वन 0। तो फर्स्ट जो पॉजिटिव होता है उसमें हम सीधी सीधी रिलेशनशिप देखते हैं कि अगर एक्स वेरिएबल हमारा बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, जितनी तो इसमें हमारा क्या हो गया, सीधी सीधी रिलेशनशिप हो गई, पॉजिटिव हो गई। इसमें जो हमारा कोफिशिएंट आता है वो आता है +1, +0.85, ठीक है, इस टाइप से। अगर कोई चीज़ घट रही है, एक वेरिएबल घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है। सेकेंड वन इज नेगेटिव कोफिशिएंट, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, जैसे कि मैंने एक्सरसाइज का एग्जांपल दिया था कि जितनी ज़्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे उतनी कैलोरीज हमारी घटती जाएंगी, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव। एक चीज़ अगर घट रही है दूसरी बढ़ रही है, दूसरा वेरिएबल बढ़ रहा है तो फर्स्ट वाला घट रहा है, ठीक है। ये होता है 0 से लेके -1 तक, उसके बीच में रहती है इसकी रेंज। थर्ड वन इज 0, ठीक है। 0 में क्या होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप ही एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो -0.2 आ सकता है और पॉजिटिव में 0.3 तक आ सकता है। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च होता है कि हम इसमें ओपिनियंस की, एटीट्यूड की, सोशल फैक्ट्स की हम इसमें बात करते हैं, ठीक है। कोई चीज़ है, फैक्ट्स हैं, कोई मतलब चीज़ हो चुकी है उसके बारे में हम बात करेंगे, किसी पर्सन की ओपिनियन जानने के बारे में हम इसमें बात करते हैं कि वो उनकी राय क्या है, ठीक है।
या किसी भी चीज़ को लेके किसी का एटीट्यूड क्या है। तो इसमें सर्वे रिसर्च का अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो इसमें जनगणना आ सकती है, लिटरेसी रेट आ सकता है कि पढ़े लिखों की संख्या कितनी है। तो हम फैक्ट्स के बारे में इसमें बात करेंगे, हम या तो ओपिनियन के बारे में बात करेंगे। तो फैक्ट्स क्या हो गया कि हम जा जाके मतलब घर घर जाके हम इसमें सर्वे कर रहे हैं कि कितने पर्सन है, किसकी फैमिली में कितने पढ़े लिखे पर्सन है, या कितने मतलब एज के अकॉर्डिंग कितने पढ़े लिखे पर्सन है। ठीक है, बर्थ रेट देख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हम देख सकते हैं। इनकम लेवल देख सकते हैं कि पर्टिकुलर ग्रुप का कितना इनकम लेवल है, तो उसमें हम एवरेज इनकम भी निकाल सकते हैं। तो हमने इसमें मतलब कि क्या क्या पढ़ा है, हमने 4 तरह के पढ़ चुके हैं। लास्ट वन इज सर्वे रिसर्च। फर्स्ट था ऑब्जर्वेशन मेथड, सेकंड एक्सपेरिमेंटल, थर्ड था हमारा कोरिलेशनल रिसर्च, फोर्थ वन इज सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च के अंदर हमारी जो टेक्निक्स आती है वो आती है पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोनिक सर्वे, क्वेश्चनायर एंड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। पर्सनल इंटरव्यू में हमारा क्या आ जाता है कि जब हम फेस टू फेस कोई इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है, इसमें भी काफ़ी सारे इंटरव्यू आते हैं। जैसे कि ये 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड वन इज नॉन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हमारे क्या आ जाता है कि हमने पहले से क्वेश्चंस को डिज़ाइन करके रख दिया है, उसके मतलब कि क्वेश्चंस को हमने तय कर लिया है कि हमने ये क्वेश्चन पूछने हैं और हम वही क्वेश्चन उसमें पूछते हैं। और सेकंड इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहले से डिज़ाइन करके रखे जाते हैं। क्वेश्चन भी डिज़ाइन किए गए हैं पहले से, लेकिन वो मतलब इंटरव्यू कमेंस होने से पहले डिज़ाइन किए गए हैं। ये फॉर्मल भी होता है। और हम इसमें क्या करते हैं कि एप्लीकेंट हमारे चेंज होते जाते हैं, हम जिनसे इंटरव्यू पूछ रहे हैं वो पर्सन चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन हम क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं वो हम सेम रखते हैं। सबके साथ हम सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये ईजी होता है और इसमें कम कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। और इसमें हम ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछते हैं वो होते हैं क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं कि जिनका आंसर येस, नो, एग्री, नॉट एग्री, या फिर आप किसी के बारे में क्या सोचते हो उसको मतलब कि कर्मानुसार लगाना, ठीक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, वो सारे क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। और जो हमारा नॉन स्ट्रक्चर होता है, नॉन स्ट्रक्चर मतलब पहले से तैयार नहीं किया हुआ। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा कोई भी मतलब पहले से बने क्वेश्चंस नहीं होते, कोई सेट नहीं होता है ऐसा, नो सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस, ठीक है। और जो इंटरव्यू कमेंस होने के बाद इसमें क्वेश्चंस हम मतलब कि डिज़ाइन करते रहते हैं, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग जो इंटरव्यूअर होता है वो पूछता रहता है, ठीक है। तो डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट कैंडिडेट के लिए, ओके। तो डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं डिफरेंट कैंडिडेट के लिए। प्लस में ये होता है इसमें फ्रेंडली डिस्कशन होता है। वो फॉर्मल था, इसमें हम फ्रेंकली मतलब कि वे में करते हैं, फ्रेंडली वे में पूछते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हाई कॉस्ट आती है, टाइम कंज्यूमर ज़्यादा होता है। और प्लस में इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिनके बारे में मतलब कि कोई यस या नो में हम जवाब नहीं देते। जैसे हमने पूछ लिया कि हाँ आप इस चीज़ के बारे में क्या फील करते हो, आपकी क्या राय है, तो वो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। तो वो अपने मतलब विचार प्रकट कर सकता है उसमें, ठीक है, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। तो इंटरव्यू कैन बी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो इसमें 4 टाइप के इंटरव्यू हो सकते हैं। कैसे हो सकता है कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ, मतलब एक पर्सन है दूसरे पर्सन के साथ है, एक पर्सन का किसी ग्रुप के साथ, एक ग्रुप का किसी पर्सन के साथ, और एक ग्रुप का ग्रुप के साथ। तो अगर हम एक पर्सन की बात की जाए तो कैसे हो सकता है ये कि जब हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तो एक पर्सन को बुला के जो मतलब सीनियर मेंबर है या जो एचआर है उसने एक इंटरव्यू ले लिया, उसने अपने बेसिस पे एक बंदा सेलेक्ट कर लिया, फेस टू फेस एक ही इंटरव्यू हो गया एक पर्सन का एक पर्सन के साथ। अगर हमने किसी एमएनसीज में भी देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो पर्सनस बैठे होते हैं, जो मतलब कि एप्लीकेंट होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, इंटरव्यू सिर्फ एक पर्सन ले रहा है, ठीक है। एक तीसरा होता है, उसमें क्या हो गया कि एक ग्रुप है, वो इंडिविजुअल, ग्रुप टू इंडिविजुअल, कि एक पोस्ट के लिए या फिर गवर्नमेंट पोस्ट में हमने देखा होगा ज़्यादातर कि गवर्नमेंट पोस्ट के लिए मतलब कि 5 मेंबर है, 5 इंटरव्यूअर बैठे हैं और वो एक पर्सन का इंटरव्यू ले रहे हैं। एक होता है ग्रुप टू ग्रुप, कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का ले रहा है, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला मेथड होता है स्पेशली स्ट्रक्चर्ड वाला, सॉरी नॉन स्ट्रक्चर इंटरव्यू वाला जो मेथड होता है, उसमें क्या होता है कि एक
इंटरव्यू मतलब इंटरव्यूअर है जो इंटरव्यू ले रहा है उसको एक ट्रेनिंग की, स्पेशल ट्रेनिंग की, स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। उसकी कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है कि उसको कॉन्क्रीट आंसर निकलवाना आना चाहिए, कि सामने वाले पर्सन से वो आंसर निकलवा सके। मतलब इतना फ्रैंक हो उसके साथ कि उसको काम डाउन करे, वो घबराए ना, जो मतलब कि एप्लीकेंट है, जो पर्सन है, जो मतलब कि इंटरव्यू दे रहा है, वो उसको देख के, उसके क्वेश्चंस को देख के डरे ना, बजाय कि वो फ्रैंकली कंक्रीट आंसर दे। तो जो हमारा इंटरव्यूअर होना चाहिए, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसको कंक्रीट आंसर निकलवाना आना चाहिए। प्लस में कि जो इंटरव्यू होते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव बिल्कुल नहीं होते, ये ज़्यादा मतलब कि कॉस्ट लेते हैं। प्लस में इनको मतलब कि टाइम ज़्यादा लगता है। मतलब लेकिन हम क्या होता है कि जब भी कोई मेथड सूटेबल नहीं होता तब हम इस मेथड को, इंटरव्यू मेथड को हम ज़्यादातर तब यूज़ करते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा जो आता है इसमें आता है कि क्वेश्चननायर सर्वे, ठीक है। मतलब जो टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं सर्वे रिसर्च की, फर्स्ट हमने पढ़ा पर्सनल इंटरव्यू, सेकंड इज टेलीफोनिक इंटरव्यू, ठीक है। टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या होता है कि टाइम कम लगता है, प्लस में ये लेकिन इसमें क्या होता है कि बायस्ड होता है, क्योंकि सामने वाले पर्सन को नहीं पता। अगर वो मुझसे मेरी एज पूछ रहा है तो मैं फ़ोन पे क्या बोल सकती हूँ कि हाँ आई एम 32, बट रियल में मतलब कि उनको नहीं पता ना कि मेरी एज क्या है। मैं 42 बोल दूँ, 52 बोल दूँ, उनको थोड़ा ना पता चलेगा कि मेरी एज क्या है। तो ये बायस्ड होते हैं, ठीक है। तो जो इनमें जो रिस्पॉन्स मिलता है वो क्या होता है, वो बायस होगा, इनकरेक्ट होगा। अब जैसे कि हमने एक ऐप भी देखी है, एक रेक्यूटेंट इंसाइट सर्वे के नाम से एक ऐप आती है, एक इंडियन ऐप है। उसमें क्या होता है कि सर्वे पूछे जाते हैं, उसके आपको बहुत अच्छे मतलब पैसे भी मिलते हैं। जैसे कि 20 मिनट का सर्वे है, 50 रुपये दे रहे हैं वो लोग, ऐसे कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि सामने वाला पर्सन को नहीं पता हम कैसे मतलब कि आंसर करते हैं सर्वे का, हर क्वेश्चन का आंसर करेंगे जो इंटरव्यूअर चाहता है, ठीक है। हम उसके अकॉर्डिंग आंसर करते हैं, हम जो ट्रूथ होता है उसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चननायर सर्वे मेथड, क्वेश्चननायर सर्वे और टेक्निक है, उसमें क्या होता है कि ये सिंपल होती है, बिल्कुल वर्सेटाइल होती है, कम कॉस्ट लगती है इसमें, और सेल्फ रिपोर्ट मेथड होता है। मतलब कि जो कंपनी ने मुझे सर्वे भेज दिया या किसी पर्सन ने मुझे क्वेश्चननायर सेंड कर दिया, थ्रू मेल भी कर सकते हैं, थ्रू कुरियर भी कर सकते हैं। हमने अपने जो मतलब कि ऑप्शंस हैं, अपने आंसर्स हैं, जैसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं इसमें ज़्यादातर, दोनों टाइप के होते हैं वैसे तो, लेकिन क्लोज एंडेड ज़्यादा होता है कि आप इस चीज़ पे एग्री हो नहीं एग्री हो। मैंने उस टाइप के उस पर आंसर फिल किए और मैंने वापस उनको कुरियर कर दिया या फिर रिवर्ट कर दिया मेल पे, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चननायर होता है। तो इसमें क्या होता है, प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चन, की क्वेश्चंस जो होते हैं वो पहले से डिजाइन होते हैं, और हमने सिर्फ क्या करना होता है, हमने वर्बली उनको नहीं बताना होता, हमने सिर्फ क्या करना है, उस पर मार्क करना होता है, या फिर येस और नो लिखना होता है। ओपन एंडेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं, क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं। क्लोज एंडेड में येस और नो लिखना होता है या एग्री नॉट एग्री, ठीक है। जो ओपन एंडेड होते हैं उसमें हम कितने भी मतलब कि जो स्पेसिफिक लाइंस दी गई, जैसे 5 लाइंस में अपना आंसर देना है, तो उसमें हम लाइंस में अपना आंसर दे सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चननायर ज़्यादातर मतलब यूज़ किया जाता है कौन से सर्वे में, जब किसी की ओपिनियन, एटीट्यूड या किसी की एडवाइस के बारे में या किसी की पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पता करना हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है जो टेक्निक है वो है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में क्या आता है कि जब हम लैब में कंट्रोल्ड कंडीशन में, मतलब सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग सेट किया गया है कि इतना टेम्परेचर रहेगा, इतनी कूलिंग करनी है। मान लो कि एक स्मोक का एक्सपेरिमेंट के बारे में भी एनसीईआरटी बुक में बात की गई है। उसमें क्या है कि स्मोक कर मतलब कि भेजनी है हमने लैब में, और हम ये देख रहे हैं उस मतलब कि जो लैब का रूम है कि कितने पर्सन उसमें से कितनी देर टिक पाते हैं उस स्मोक में। तो ये बाहर तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ये कंट्रोल कंडीशन में ही पॉसिबल हो सकता है कि हमने स्मोक वो करनी है, नेचुरल सेटिंग में पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया, एक रूम ले लिया, हमने उसमें स्मोक डाल दी काफ़ी सारी, और उसमें हमने देखना है कि हाँ कितने पर्सन कितनी देर तक उसमें रह पा रहे हैं, ठीक है। दैट इज कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। तो हमने पहले से प्री अरेंज प्लान के साथ हमने एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स को फॉलो करना है इसमें, ठीक है। हमारा प्लान पहले से तैयार है, हमने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करना है कंट्रोल कंडीशन में, दैट इज कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने मेथड्स के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट हमने जो साइकोलॉजिकल मेथड पढ़े उसमें ऑब्जर्वेशन मेथड, ये 2 टाइप के थे, नेचुरलिस्टिक कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन,
नॉन पार्टिसिपेंट वर्सेस पार्टिसिपेंट, नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल। ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी एक्सपेरिमेंटल मेथड की। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हमने वेरिएबल्स की बात की थी, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल। उसके बाद हमने बात की थी कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की, कंट्रोल्ड ग्रुप की। उसके बारे में हमने बात की थी लिमिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। देन हमने बात की थी फील्ड एक्सपेरिमेंट और क्वासी एक्सपेरिमेंट के बारे में। उसके बाद हमने बात की कोरिलेशनल रिसर्च के बारे में। उसके बाद हमने बात की लिमिटेशन ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च के बारे में। फिर हमने बात की थी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। देन हमने बात की सर्वे रिसर्च की। सर्वे रिसर्च की 4 टेक्निक होती है, पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, क्वेश्चनायर एंड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। इसकी हमने बात की है। ठीक है। तो इसमें हमारे क्या आ गए, मेथड्स आ गए। तो ये हमारे मेथड्स का जो पार्ट था वो फिनिश होता है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के बारे में, क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड के बारे में। प्लस हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के बारे में। ओके। तो नेक्स्ट क्लास में होपफुली कि हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए, और प्लीज़ जो लोग देख रहे हैं, अगर उन्हें पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।